गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट पढ़ाने जा रही हूँ, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। लेकिन पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगी सो डैट कि आप ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर पाएँ। पहली चीज़ कि आपको ये वीडियो सुनना है, समझना है। सेकंड चीज़, क्योंकि जब आप वीडियो देखते हैं और सुनते हैं, दोनों काम करते हैं, तो आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और आप अच्छे से चीज़ों को याद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए आपको पहले सुनना है और उस चीज़ को अपने दिमाग में एक पिक्चराइजेशन के साथ समझने की कोशिश करनी है। दूसरी चीज़, आपको बुक खोल के रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद साथ में वीडियो की भी हेल्प लेनी है। थर्ड एंड लास्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आपको इसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाते वक्त आपको अपने आप से क्वेश्चन करना है कि आपको चीज़ें समझ आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है लाइफ स्पैन। जैसे आपकी बुक, मेरी बुक और आपकी बुक थोड़ी डिफरेंट है, तो आप पहले इसमें से ही देख लीजिए, उसके बाद आप अपनी बुक को कंसर्न कर लीजिएगा। तो जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो है लाइफ स्पैन। जनरली लाइफ स्पैन का मतलब होता है पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। बर्थ का मतलब है जब कोई चीज़ पैदा हो गई और जब तक वो नेचुरली नहीं मर रही है तब तक उसे हम लाइफ स्पैन नहीं कहेंगे। जैसे अभी कोई बच्चा पैदा हुआ, बड़ा हुआ और उसका एक्सीडेंट हो गया थोड़े साल के बाद, तो वो उसका लाइफ स्पैन नहीं कहलाया जाएगा, वो उसकी नेचुरल डेथ नहीं कहलाएगी। तो नेचुरल डेथ में बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक के पीरियड को ही लाइफ स्पैन कहते हैं। कोई एक्सीडेंट में मर रहा है, जल्दी मर गया, तो वो उसकी लाइफ स्पैन नहीं कहलाएगी। तो जब इंसान के सारी एक्टिविटीज़ स्लो डाउन हो जाती हैं, काम करने की क्षमता कम हो जाती है, तब उसे, और वो जब बूढ़ा होके मरता है, तो उस पीरियड को कितना टाइम तक वो ज़िंदा रहता है। जैसे इंसान ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल पहले जिया करते थे, 100 से लेके 120 साल तक, लेकिन अब 60s हो रही हैं, तो इस चीज़ को हम कह सकते हैं कि हमारी जो लाइफ स्पैन है वो कम हो रही है। तो लाइफ स्पैन का मतलब हो गया जो बर्थ से लेके नेचुरल डेथ तक का पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। इसमें बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग लाइफ स्पैन होती है। जैसे कि आपके नेक्स्ट पेज, आप जब अपनी बुक का नेक्स्ट पेज पलटेंगे तो आपके बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स की फ़ोटोज़ बनी हुई हैं, उसमें आपको लाइफ स्पैन उनकी फिल करनी है। नेक्स्ट नीचे के पैराग्राफ में आता है कि लाइफ स्पैन का रिलेशन उसके साइज़ पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे आप नीचे जाएंगे तो आपकी बुक में मिलेगा कि जैसे क्रो और पैरट, ये दोनों ही एक ही साइज़ और शेप के हैं लगभग। अगर हम इनका बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो हाइट, वेट, स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, दोनों बर्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं, बट दोनों की लाइफ स्पैन डिफरेंट है। क्रो की लाइफ स्पैन होती है 15 ईयर्स और पैरट की होती है 140 ईयर्स। तो दोनों में फ़र्क है। एक 15 साल जी रहा है, एक 140 साल जी रहा है, लेकिन दोनों का बॉडी वेट, स्ट्रक्चर सेम है। तो यहाँ पर एक चीज़ आती है कि लाइफ स्पैन साइज़ और शेप पर डिपेंड नहीं करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार ऐसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि पैरट और क्रो का साइज़ एंड शेप सेम है, लेकिन इनकी लाइफ स्पैन वेरी क्यों कर रही है। तो आपको उसका आंसर में ये लिखना होता है कि लाइफ स्पैन जो होती है वो साइज़ और शेप पर डिपेंड नहीं करती है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अलग अलग एनिमल के कंपैरिजन में दिया जाता है। जैसे कभी कभी ये मैंगो ट्री और बैनियन ट्री का कंपैरिजन करते हैं, किसी भी ट्री को कंपेयर कर सकते हैं। तो मैंगो ट्री और बैनियन ट्री का भी साइज़ एक जैसा है, शेप एक जैसी है, हाइट एक जैसी है, लेकिन लाइफ स्पैन डिफ़र करेगी। बैनियन ट्री 200 ईयर्स सर्वाइव कर जाती है, वहीं मैंगो ट्री उससे थोड़ा कम करती है। तो यहाँ से एक सबसे इम्पॉर्टेंट टर्म था आपका लाइफ स्पैन, यानी कि बर्थ से लेके नेचुरल डेथ के पीरियड को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। दूसरा आता है कंपैरिजन वाला टॉपिक, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। पूछते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है यू मे नोट दैट द लाइफ स्पैन ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नॉट नेसेसरली को रिलेट विद द साइज़। आपको ये समझना है, नॉट को रिलेट विद द साइज़, यानी ये साइज़ और शेप पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे क्रो की हो गई 15,
साल और पैरट की हो गई 140 साल। तो ये दोनों के साइज़ और शेप एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी इनकी लाइफ स्पैन सेम नहीं है। अगला कंपैरिजन है मैंगो ट्री और आपका बैनियन ट्री का। ओके, नेक्स्ट आता है आपके पास बैनियन ट्री या पीपल ट्री, किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये वाली लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी इंडिविजुअल अमर नहीं है, ठीक है, इमॉर्टल नहीं है। इमॉर्टल का मतलब होता है अमर। तो इसमें ये बताया हुआ है कि कोई भी इंडिविजुअल जो है, नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर योर एग्जाम, कि कोई भी एनिमल जो होता है वो अमर नहीं है, हर एनिमल को मरना होता है, लेकिन हम इसमें भी एक्सेप्शन देखते हैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में। आपने देखा होगा जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक सेल से वो 2 सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे अमीबा ले लीजिए, पैरामीशियम, और आपके पास जितने भी यूग्लिना हो गया। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिंगल सेल थी ये 2 में डिवाइड हो गई। अब कोई भी चीज़ मरती है तो उसकी डेड बॉडी तो मिलनी चाहिए हमें, लेकिन यहाँ पे तो कोई डेड बॉडी नहीं मिल रही है क्योंकि ये 2 में डिवाइड हो गई है। तो अगर आपसे पूछते हैं ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो इमॉर्टल है, अमर है, तो आपका आंसर होगा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी जो होती है वो 2 में डिवाइड हो जाती है। और अगर आपको सेकंड पॉइंट लिखना हो तो आप ये भी लिख सकते हैं कि देयर इज़ नो डेड बॉडी। आपको उस ऑर्गेनिज्म की कोई डेड बॉडी नहीं हुई मिली और उसने अपने आप को 2 में डिवाइड कर लिया। नेक्स्ट आपके पास जो इसमें लास्ट में कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आप लोग पढ़ के देखिएगा। नेक्स्ट आता है आपके पास रिप्रोडक्शन, दैट इज डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, रिप्रोडक्शन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन which organism give rise to young one offspring similar to itself। अब रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि जब भी, एज यू ऑल नो, रिप्रोडक्शन एक नेचुरल प्रोसेस होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है। जैसे आपने देखा है डॉग है, डॉग का जो बच्चा है वो प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे आपको सिंपली 2 टर्म समझनी पड़ेगी, री प्लस प्रोडक्शन। री मीन्स अगेन एंड प्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूस होना। तो रिप्रोडक्शन जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे, सिमिलर टू इटसेल्फ, जैसे डॉग का बच्चा डॉग के जैसे लगेगा, काऊ का बच्चा काऊ के जैसे, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन के जैसे। तो जब भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे बच्चों को प्रोड्यूस करता है सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक है, तो वो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। कभी कभी थोड़ी सी डिससिमिलैरिटीज़ भी हो सकती हैं। जैसे आपने देखा होगा फ्रॉग होता है, पहले उसके अंडे होते हैं, फिर उसमें टेडपोल होते हैं, टेडपोल की पूँछ होती है। टेडपोल किसी भी तरीके से फ्रॉक से रिप्रेजेंट नहीं करता है, थोड़ा मोड़ा डिफरेंस आ जाता है, लेकिन बाद में जाके छोटा फ्रॉक और बड़े फ्रॉक में सिमिलैरिटीज़ आ जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया हुआ है कि बाद में जाके वो वैसा ही बनना है। तो इसकी डेफिनेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि चैप्टर ही आपका रिप्रोडक्शन है, तो आपको रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन आनी चाहिए। तो आप लिखेंगे कि रिप्रोडक्शन is the process in which an organism give rise to young ones similar to itself। जब कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ही बच्चों को प्रोड्यूस करता है तो उसे हम रिप्रोडक्शन प्रोसेस कहते हैं। अब आता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें वो क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ को मेंटेन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़ का मतलब है अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो, हम सब प्रोड्यूस हो गए, उसके बाद आगे जनरेशन बनाने के लिए रिप्रोडक्शन करवाना बहुत ज़रूरी है। तो ये एक साइकिल है जिसमें बर्थ होता है, ग्रोथ होती है, डेथ होती है। जैसे अगर हम लाइफ की साइकिल बताएं तो पहले बर्थ होता है, फिर ग्रोथ होती है, फिर डेथ होता है, और इसके बीच में ही आता है रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन होता है वो कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़, एक स्पीशीज़ कितने आगे तक जिएगी, उसको, उसकी कंटिन्यूटी क्या है, कितना कंटिन्यूअस है सॉरी, उसको मेंटेन करता है। नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन में जेनेटिक वेरिएशन आते हैं। वेरिएशन का मतलब है अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये वर्ड, आप हर जगह सुनेंगे धीरे धीरे, चैप्टर 5 में तो बहुत ज़्यादा सुनेंगे। तो वेरिएशन का मतलब होता है, जैसे रिप्रोडक्शन में जैसे आप अपना एग्जांपल लीजिए, आपके कुछ कैरेक्टर्स आपकी मम्मी से मिलते होंगे, कुछ कैरेक्टर आपके पापा से मिलते होंगे।
तो आप टोटली ना ही अपने पापा की तरह हैं, ना ही आप टोटली अपनी मम्मी की तरह हैं। तो इसी चीज़ को हम कहते हैं वेरिएशन। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंस। आपके अंदर क्या नया कैरेक्टर आया, दैट इज़ वेरिएशन। तो जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मदर एंड फादर या मेल एंड फीमेल, तो उसमें जेनेटिक वेरिएशंस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जेनेटिक वेरिएशन। आगे बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर जेनेटिक वेरिएशन मिलेगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन लिखनी है अपनी कॉपी पे कि रिप्रोडक्शन इज़ अ प्रोसेस इन विच इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस। जब एक ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वंस करते हैं सिमिलर टू इटसेल्फ, तो उसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट रिप्रोडक्शन में ही लिखना है आपको कि इट इनेबल द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज़। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन। थर्ड आता है इट ऑल्सो ब्रिंग्स जेनेटिक वेरिएशन। अगर आप लिखना चाहें इन केस ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, ये बहुत सारे जेनेटिक वेरिएशंस भी लाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास कि रिप्रोडक्शन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप हेडिंग डाल सकते हैं रिप्रोडक्शन डिपेंड्स अपॉन। तो पहला आता है इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि पहला है आपका हैबिटाट, फिर है आपका इंटरनल फिजियोलॉजी एंड फिर है अदर फैक्टर्स। हैबिटाट का मतलब है जो जहाँ पर रहेगा उस पर रिप्रोडक्शन का वैसा ही इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर हम यही चीज़ ह्यूमन पॉपुलेशन में देखें, तो अगर कोई इंसान बहुत कंडीशन बहुत ज़्यादा लिमिटेड कंडीशन में रह रहा है जहाँ उसको न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो उसका जो बेबी होगा वो माल न्यूट्रिटेड ही होगा। जैसे आप देख सकते हैं बहुत सारी फैमिलीज़ में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, तो उनके जो बेबी होते हैं वो बहुत वीक होते हैं, उनमें बहुत सारी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इनकी कमियाँ होती हैं। और वहीं पर अगर कोई बहुत अच्छी फैमिली में रह रहा है तो वो बहुत हेल्दी होगा। तो हैबिटाट सिर्फ ह्यूमन पॉपुलेशन पे ही डिपेंड नहीं करता, ये एनिमल पॉपुलेशन पे भी डिपेंड करता है कि वो रह कैसी जगह पे रहा है, उसका हैबिटाट कैसा है, तो उस पे रिप्रोडक्शन का इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर अच्छी जगह रह रहा है तो अच्छा इफ़ेक्ट, और गलत जगह रह रहा है तो गलत इफ़ेक्ट। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला पॉइंट आपका हैबिटाट, कि वो रहता कौन सी जगह है। सेकेंड है इंटरनल फिजियोलॉजी। इंटरनल फिजियोलॉजी है यही कि अगर आपकी अंदर का टेम्परेचर या आप मदर वीक है तो उसका बच्चा भी वीक होगा, तो ये उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी हो गई। अदर फैक्टर बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आप ह्यूमन पॉपुलेशन में देखो तो आप देख सकते हैं कि अगर वो अच्छी एरिया में नहीं रह रहा है, या उस पर अगर वो, जैसे अदर फैक्टर्स में आपने इन्वायरमेंटल देखा कि अगर वो जम्मू में रह रहा है तो मे बी बहुत गोरा हो, केरला में बहुत गर्मी पड़ रही है तो मे बी उसका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क हो, तो ये आपका अदर फैक्टर्स में आ जाता है। तो आपको 3 फैक्टर्स याद रखने हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए। तो आप लिख सकते हैं 3 फैक्टर्स। पहला फैक्टर है आपका हैबिटाट, उसका घर कैसा है। सेकेंड है इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके अंदर का फंक्शन किस तरीके से काम कर रहा है वो। थर्ड है आपका सेवरल अदर फैक्टर्स, जिसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, बाकी के बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं, लेकिन बस मेन आपको ये 3 पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में आपके पास मेनली रिप्रोडक्शन जो होता है, अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसे रिप्रोडक्शन जो है वो 2 टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल और एक होता है सेक्सुअल। एसेक्सुअल में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, हमेशा आपको याद रखना है। जैसे एक अमीबा है, उस अमीबा से 2 अमीबा डॉटर अमीबा बन गए, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमेशा 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है, और उनके गैमेट्स का फ्यूजन होता है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसमें गैमेट्स बन भी सकते हैं, एसेक्सुअल में गैमेट्स नहीं भी बन सकते हैं। तो व्हेन एन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय सिंगल पेरेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, कि जब सिंगल पेरेंट हो और विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट बन भी सकते हैं और गैमेट बिना बने भी हो सकता है, तो उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपने रोज़ का प्लांट लिया और उसे कटिंग करके रोज़ में ही लगा दिया, अगर मैं नॉर्मली प्लांट का एग्जाम्पल दूं, बाद में आपको पता चलेगा कि आप
प्लांट को अलग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी पढ़ सकते हैं, बट अगर ब्रॉडली देखें तो वो एसेक्सुअल के अंदर ही आएगा। तो अगर आपने रोज़ लिया, रोज़ को अपने प्लांट को ट्विग को काट के लगा दिया, तो क्या उसमें कोई गैमेट बना? नहीं बना, तो वो विदाउट गैमेट हो गया। और वहीं अगर आपका जैसे जू स्पोर्स बन रहे हैं, अभी आप आगे पढ़ेंगे, जू स्पोर्स बन रहे हैं, कॉनिडिया बन रहा है, पेनिसिलियम होता है उसमें, कॉनिडिया से गोल गोल बनते हैं, वो आपका कॉनिडिया या जू स्पोर्स बन रहे हैं। जू स्पोर इज़ अ गैमेट। अगर वो जू स्पोर बन के ज़मीन पर गिर गए और न्यू फॉर्मेशन हो गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जैसे क्लेमाइडोमोनास का होगा, आगे आपको अभी समझ आएगा। तो इसमें मेन पॉइंट है कि आपको एक पहला पॉइंट रखना है कि इसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। सेकेंड पॉइंट में आपको रखना है इट कैन बी फॉर्म विद और विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट, उसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, आपके पास टू अपोजिट सेक्स होंगे, ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, टू अपोजिट सेक्स, जैसे एक मेल होगा और एक मेल होगा और एक आपके पास फीमेल होगी। जब इन दोनों के गैमेट फ्यूज़ होंगे और तब जो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होगा उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। तो इसमें आपको ए सेक्सुअल में आप लिखेंगे सिंगल पेरेंट और दूसरा विद और विदाउट फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। सेक्सुअल में आप लिखेंगे टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स, ठीक है, एंड विद द टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज़ कंपलसरी। गैमेट बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो इतना आई होप आपको समझ आ गया होगा कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है। सेक्सुअल में दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें एक मेल होता है, एक फीमेल होते हैं, दोनों के बीच में फ्यूजन होती है और ऑर्गेनिज्म जो बनता है उसमें वेरिएशन आते हैं, क्योंकि दो जब होंगे तो दोनों के कैरेक्टर्स आएंगे। एसेक्सुअल में वेरिएशंस नहीं आते हैं, सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, गैमेट बन भी सकते हैं, गैमेट नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका क्लोन। एसेक्सुअल तो आपको समझ आ गया होगा, जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक सिंगल पेरेंट है और इसके यहाँ पे एक बर्ड निकल कर आ गई, और इस बर्ड को जब ये बर्ड यहाँ से गिरेगी नीचे ज़मीन पे, तो यहाँ से ये नया यीस्ट बना देगी। तो इसी को हम एसेक्सुअल कहते हैं। और ये जो यीस्ट होगी ये बिल्कुल अपने पेरेंट की कॉपी होगी, यानी जैसा बेटा वैसा, जैसा बाप वैसा बेटा, इट्स अ जोक। मतलब जैसे ऑर्गेनिज्म होगा वैसा ही सेम उसका ऑफस्प्रिंग भी होगा। तो जब आपका कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी हो उनके पेरेंट की, हेयर द वर्ड इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट, तो उसे हम क्लोन कहते हैं। क्लोन इज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। क्लोन बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आया तो यूटीज़ में ज़रूर आएगा। द टर्म क्लोन इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच मॉर्फोलॉजिकल एंड जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है मॉर्फोलॉजिकल और दूसरा है जेनेटिकल। मॉर्फोलॉजिकल का मतलब होता है जिसके देखने वाले कैरेक्टर्स सेम हो। जैसे आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर है, साइज़ में इतना बड़ा है, और बाकी जैसे अगर आप किसी प्लांट को देखें उसके पत्ते कैसे हैं, उसके फूल कैसे हैं, तो जो भी एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है, जो हमें बाहर से देखने में चीज़ें दिखाई देती हैं, उसे हम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर कहते हैं। जेनेटिकली का मतलब हो गया उसके जीन्स में क्या है। जैसे उसके जीन्स में अगर AATT का सीक्वेंस है तो उसके भी जीन्स में AATT का ही सीक्वेंस होगा। तो क्लोन होते हैं जिसके मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल, जो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। तो क्लोन जब भी डिफाइन करें तो आपको ये दो वर्ड्स छोड़ने ही नहीं हैं, ये बिल्कुल कॉपी में लिखने हैं, मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर ऑर्गेनिज्म। जैसे यीस्ट बिल्कुल यीस्ट की तरह दिखाई देगी, अमीबा जैसे मान लीजिए ये आपका अमीबा है और ये दो अमीबा बन गए, तो ये वाला अमीबा और ये वाला अमीबा बिल्कुल इसकी कॉपी ही होंगे, एग्जैक्ट कॉपी। ये वाला और इसकी कॉपी, ये भी इसकी कॉपी, तीनों एक दूसरे की कॉपी होंगे। इस ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम क्लोन कहते हैं, जो देखने में मॉर्फोलॉजिकली, इवन जीन्स में देखेंगे जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं अपने पेरेंट्स की, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, जैसे ये न्यूक्लियस दिखाया है इन्होंने कि यहाँ पर ये अमीबा है, इसमें इसका डायग्राम में भी आप देखेंगे पहले सर्कुलर न्यूक्लियस था, फिर थोड़ा स्पिंडल हुआ, फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा इलास्टिक हुआ, खिंचा, उसके बाद ये न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, फिर यहाँ साइटोप्लाज्म यहाँ डिवाइड हो रहा है और ये दो डॉटर सेल्स मिल गए। तो ये जो दो डॉटर सेल्स मिली हैं
ये ही आपकी डॉटर सेल्स हैं और इसी को बाइनरी फिजन कहते हैं। और जो ये 2 डॉटर सेल हैं ये दोनों एग्जैक्ट कॉपी होंगी अपने पेरेंट की, तो इनको हम क्लोन कहेंगे। नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक, जैसे आपकी बुक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बाद इसमें कुछ टर्म्स बताई गई हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस में होता है। जैसे आप यहाँ देखेंगे बडिंग इन यीस्ट, इनके नाम भी हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। आपको पता होना चाहिए यीस्ट में बडिंग होती है। बडिंग का मतलब है ऐसे यीस्ट निकली, उसके साइड में छोटी सी बर्ड निकल गई, फिर ये बर्ड पेरेंट से डिटैच हो जाती है, गिर जाती है और ज़मीन पे गिरने के बाद नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। अगला है बाइनरी फिजन इन अमीबा। अमीबा में बाइनरी फिजन हो, बाइनरी फिजन का मतलब बाइनरी मीन्स 2, फिजन का मतलब टूटना। तो जब अमीबा 1 से 2 में टूट जाता है तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो होता है वो ज़्यादातर कॉमन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉमन इन सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आपको एसेक्सुअल को बॉक्स में बंद करना है और आपको एरो लगाना है कि ये सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में भी होता है, लोअर प्लांट्स और एनिमल्स में भी होता है। ठीक है, आप यहाँ पे इसके आगे लोअर वर्ड लगा सकते हैं, लोअर प्लांट्स एंड एनिमल्स में भी होता है। नेक्स्ट आता है आपके पास, इन्होंने जैसे बताया है प्रोटिस्ट और जो मोनेरन्स होते हैं, प्रोटिस्टा और मोनेरा। मोनेरा में बैक्टीरिया वाला ग्रुप आता है, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ये जो होते हैं ये मोनेरन्स को बिलोंग करते हैं। और प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा होगा यूग्लिना, पैरामीशियम। तो ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सेल डिवाइड करते हैं, सेल डिवीजन होता है इनमें। इसमें क्या होता है कि एक जो सेल होती है वो 2 सेल में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें मल्टीपल फिजन भी होता है। तो ये एक तो सेल भी डिवाइड कर रहे हैं, साथ में ये रिप्रोडक्शन भी कर रहे हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इनमें जो सेल डिवाइड होता है वो एक रिप्रोडक्शन और सेल डिवीजन सिमिलर प्रोसेस है। आप कह रहे हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब जैसे हमारे में जब सेल डिवाइड करती है तो हम कहते हैं कि ग्रोथ हो रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है क्योंकि जैसे कोई साइज़ में छोटा है, कहीं कट गया, उसके बाद हाइट बढ़ रही है, सेल्स डिवाइड हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जो जितने भी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन वो एक ही तरीके से होती है, जिसे हम बोलते हैं सेल डिवीजन में। ठीक है, तो हम जनरली ग्रोथ तो कहते नहीं हैं इनके केसेस में, लेकिन हम इनके केसेस में रिप्रोडक्शन वर्ड बोल देते हैं कि जो माइटोसिस की मदद से ये जो माइटोसिस होता है, माइटोसिस और मियोसिस में डिफरेंस होता है। माइटोसिस का मतलब होता है एक सेल से 2 सेल बनना और क्रोमोसोम नंबर सेम होना। अगर जैसे मान लीजिए इसमें 46 क्रोमोसोम है तो इसमें भी 46 होंगे और इसमें भी 46 होंगे। इस प्रोसेस को तो बोलते हैं माइटोसिस। और जनरली हमारी बॉडी में जब कहीं कट लग जाए, ग्रोथ करनी हो, तब माइटोसिस का यूज़ करते हैं। तो माइटोसिस का मतलब होता है एक सेल से 2 सेल बनना, और आगे फर्दर 2 से और भी बन सकती हैं, लेकिन इसमें क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। नेक्स्ट आता है मियोसिस। मियोसिस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें 46 क्रोमोसोम है, पहले ये एक सेल से 2 सेल में डिवाइड होंगे और इसमें 23 क्रोमोसोम और इसमें भी 23 क्रोमोसोम आएंगे। फर्दर ये 2 में डिवाइड होंगे, यानी आप कह सकते हो कि एक सेल से 4 सेल बनना और क्रोमोसोम का आधा होना, ये 23 क्रोमोसोम होंगे। और ये होता है मियोसिस। और मियोसिस जो होती है ये होती है जर्म सेल्स में, जब रिप्रोडक्शन करवाना हो, एग या स्पर्म बनवाना हो, तब होती है मियोसिस। तो जो छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें सेल डिवीजन ही एक तरीका होता है रिप्रोडक्शन का। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो ये डायग्राम्स हैं। इसमें तो डायग्राम आपको इतना क्लियर नहीं दिखेंगे, लेकिन आप अपनी बुक में बुक को खोल के आप उसमें डायग्राम्स को कंपैरिजन करेंगे। और आपको क्या करना है, बुक में ही इन डायग्राम्स के जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे साइड में आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए क्लेमाइडोमिनस और ज़ूस्पोर। एग्जाम में ये पूछते हैं ये किसका स्ट्रक्चर है, तो ये जो ऊपर की तरफ निकल रहे हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे, ये एसेक्सुअल होते हैं। ये ज़मीन पे ऐसे गिरते हैं, इस टाइप के ये होते हैं स्ट्रक्चर्स। ये जैसे ज़मीन पे गिरते हैं तो ये नया क्लेमाइडोमिनस बना लेते हैं। तो ऑर्गेनिज्म का नाम तो क्लेमाइडोमिनस है और उसमें से निकलता क्या है, ज़ूस्पोर्स। ऐसे ये ऑर्गेनिज्म है, इसका नाम पेनिसिलियम है। ये एक फंजाई होती है और ऊपर गोल गोल जो दिख रही हैं आपको, ये होती हैं कॉनिडिया। जब ये कॉनिडिया ज़मीन पे गिरती हैं तो नया फंगस
लग जाता है, पेनिसिलियम बन जाता है। जैसे आपने ब्रेड में देखा होगा, अगर एक ब्रेड ख़राब होती है तो आपकी नीचे की, और अगर आप उसको ना देखें, ना उसको क्लीन करें, तो बाकी की सारी ब्रेड्स भी ख़राब हो जाएंगी, क्योंकि उसमें से ये फंगस के जो कॉनिडिया होते हैं वो नीचे उस नेक्स्ट ब्रेड पे गिरेंगे और उसे ख़राब कर देंगे। बर्डिंग आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि हाइड्रा हो गया, यीस्ट हो गया, इनमें क्या होता है, ये जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, इसके साइड से ऐसे बर्ड निकलती है, ये छोटी सी बर्ड दिख रही है, तो ये जो बर्ड होती है ये नीचे गिर जाती है और पेरेंट से डिटैच होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बनाती है। गैम्यूल्स, गैम्यूल्स जो होते हैं वो स्पॉन्जेस में बनते हैं। इस ऑर्गेनिज्म का नाम स्पॉन्ज है, आपने 11th में पढ़ा होगा, फर्स्ट चैप्टर 4 में पढ़ा होगा, फर्स्ट एनिमल किंगडम के फर्स्ट उसमें, कि स्पॉन्जेस होते हैं जो जैसे साइगन हो गया, यूपैक्टिला हो गया, तो इनके अंदर ये गोल गोल जो दिख रहे हैं ये आपके पास स्पॉन्जेस, ये पूरा स्ट्रक्चर ही स्पॉन्जेस का है। तो ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ये क्या होते हैं, यहाँ से ऊपर से निकलते हैं और यहाँ जहाँ पे भी गिरते हैं वहाँ पर नए स्पॉन्जेस को बनाते हैं। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया, मतलब एक साइड में आप लिखेंगे ऑर्गेनिज्म और एक साइड में आप लिखेंगे स्ट्रक्चर्स। तो आप ऑर्गेनिज्म में लिखेंगे क्लेमाइडोमिनस, जैसे आपने यहाँ लिख दिया क्लेमाइडोमिनस, उसमें बनता है जूस्पोर। अगला आपने लिख दिया पेनिसिलियम, उसमें बनता है कॉनिडिया। अगला आपने लिख दिया हाइड्रा, उसमें बनता है बर्डिंग, बर्डिंग से होती है। अगला आपने लिख दिया स्पॉन्जेस, उसमें लिख दिया गेम्यूल फॉर्मेशन। और ये गेम्यूल या जेम्यूल हर टीचर अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करते हैं, तो जेम्यूल बोलें या गेम्यूल बोलें, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये फॉर्मेशन होता है और यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाकी तो बच्चों को याद हो जाता है लेकिन ये लास्ट वाला बच्चे भूल जाते हैं, इस वजह से एग्ज़ाम में ज़्यादातर स्पॉन्जेस का ही आता है। नेक्स्ट है आपके पास बाइनरी फिजन। आपको बाइनरी फिजन तो समझ आ ही गया होगा, बाइनरी मीन्स टू, फिजन का मतलब टूटना। तो जब कोई सेल एक से दो में टूटती है तो उसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो इसमें ये बताया हुआ है कि जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है। अमीबा आप क्लियर होंगे, मैं बहुत बार डायग्राम समझा चुकी हूँ। पैरामीशियम बता देती हूँ, इस टाइप का पैरामीशियम होता है, इसके यहाँ पे बहुत सारे हेयर्स होते हैं और ये आपके पास इसमें इस तरीके से ये डिवाइड होता है ट्रांसवर्स। अब बाइनरी फिजन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल जिसमें इस तरीके से डिवाइड होगा, एक होगा ट्रांसवर्स जिसमें ये इस तरीके से डिवाइड होगा, एक होता है ओब्लिक, जैसे हम लगाते हैं ना ऑब्लिक ऐसे करके, जैसे कोई हाउस नंबर लिखकर हम ऑब्लिक लगाते हैं। तो इस तरीके से 3 टाइप के फिजन होते हैं बाइनरी फिजन। एक होता है ट्रांसवर्स यानी कि ऐसा, लॉन्गिट्यूडनल ऐसा, ओब्लिक ऐसा। तो हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे आपका जस्ट बाइनरी फिजन बोला है, यानी 2 में डिवाइड करना, चाहे वो ऐसे हो या फिर ऐसे हो, किसी भी तरीके से हो, बट 2 में डिवाइड होना चाहिए। नेक्स्ट आता है यीस्ट जो होती है, इसमें बर्ड बनती है, अभी मैं आपको पीछे बता ही चुकी हूँ। जैसे ये यीस्ट है, इसमें यहाँ साइड में बर्ड बनेगी, बर्ड गिर जाएगी, यहाँ पे लिखा है पेरेंट से पहले अटैच होती है, इनिशियल्स टाइम पे पहले स्टार्टिंग में अटैच होती है, बाद में वो सेपरेट हो जाती है, डिटैच हो जाती है, और सेपरेट होने के बाद न्यू ऑर्गेनिज्म में गिर जाती है। अगला आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनफेवरेबल कंडीशन। कुछ बच्चों की बुक्स के पीछे ये टॉपिक दिया होगा, जिनकी न्यू बुक्स हैं उसमें ये टॉपिक आगे दे दिया होगा। तो इस टॉपिक में बताया गया है क्या हमेशा अमीबा 2 सेल में ही डिवाइड करेगा? ऐसा नहीं है। जब आपकी कंडीशन अनफेवरेबल हो, अनफेवरेबल का मतलब होता है जब बेकार कंडीशन हो, आपके स्वीटेबल कंडीशन नहीं हो, जैसे अभी लॉकडाउन में आप लोगों की कंडीशन अनफेवरेबल है, आप लोग के पढ़ने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, तो ऐसी कंडीशन को हम अनफेवरेबल कहते हैं। तो जब कंडीशन अनफेवरेबल होती है तो आपके पास क्या होता है कि अमीबा जो होता है उसकी जो सूडोपोडिया होते हैं, जैसे अमीबा ऐसा सा है, तो ये जो टांग जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं इन्हें ही हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मीन्स फॉल्स और पोडिया मीन्स फीट, तो यहाँ पे ये वर्ड लिखा है सूडोपोडिया। तो ये जो सूडोपोडिया फॉल्स फीट होते हैं, ये इसके एक्चुअल के पाँव नहीं है, ये फॉल्स हैं इसलिए। तो ये जो अमीबा होता है ये अपने सूडोपोडिया को विड्रॉ कर लेता है, यानी एक सर्कुलर शेप में आ जाता है। उसके बाद ये इसमें 2-3 लेयर सिक्रीट करता है, लेयर पे लेयर बनाता है, जिसे हम बोलते हैं सिस्ट, CYST। ये दिया हुआ है आपके पास, यहाँ पे ये टर्म दिया हुआ है सिस्ट। तो ये 3 लेयर सिस्ट बनाता है, 3 लेयर की एक सिस्ट बनाता है, और जब ये सिस्ट बनाता है उस प्रोसेस को बोलते हैं एनसिस्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, फिनोमिना इज नोन एज एनसिस्टेशन। यानी एक अमीबा है, पहले वो अपने टांगों को हटाएगा, सूडोपोडिया हटाएगा, एक सर्कुलर वे में आ जाएगा और इसमें 3 लेयर्स बनाएगा। जब इसमें 3 लेयर्स बन जाएंगी मोटी सी, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एनसिस्टेशन।
अब इसके अंदर इसका एक न्यूक्लियस होगा, वो न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ऐसे करते करते डिवाइड होते होते बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। जैसे ये इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन गए। और जब कंडीशन बहुत सारे इसमें न्यूक्लियस बन गए, अब यहाँ पे बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसे ही बना दे रही हूँ आपके लिए। तो ये जो न्यूक्लियस बन गए, और जब ये अमीबा फेवरेबल कंडीशन आने पे फटेगा, ठीक है। ये जो एंसिस्ट अमीबा है, इसमें मल्टीपल फिजन हो चुके हैं, बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे अमीबा बन चुके हैं, जिसे अमीबी भी कहते हैं, या सूडो स्पोर्स भी बोलते हैं, सूडोपोडियोस्पोर्स। तो जब ये बहुत सारे छोटे छोटे इसमें अमीबा बन गए हैं, और ये फिर एक टाइम के बाद बर्स्ट होगा। बर्स्ट का मतलब हो गया फटेगा, और जब इसमें से फटेगा तो इसमें बहुत सारे अमीबा जो होंगे निकल आएंगे। तो इस प्रोसेस को आप मल्टीपल फिजन भी कह सकते हो, कि जैसे हमेशा 1 से 2 अमीबा मिलते थे, लेकिन इस प्रोसेस में आपको बहुत सारे अमीबा मिल गए। तो जब कोई चीज़ फटती है और उसमें से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकलते हैं, तो उसको हम स्पोर्यूलेशन कहते हैं। फटने को हम स्पोर्यूलेशन कहेंगे। जैसे आपका यहाँ लिखा है दिस फिनोमिना इज़ नोन एज स्पोर्यूलेशन। तो ये जो फिनोमिना है, इसको ही स्पोर्यूलेशन कहेंगे। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि अनफेवरेबल कंडीशन में अमीबा के ऊपर बहुत सारी लेयर्स बनेंगी, 3 लेयर्स बनेंगी। उन लेयर्स को हम एंसिस्टेशन कहेंगे, और जब कंडीशन सही होंगी तो वो लेयर्स फटेंगी, और फटने से बहुत सारे स्पोर्स निकलेंगे, और उन्हीं स्पोर्स को हम जब स्पोर्स फटेंगे, उन स्पोर्स को तो हम सूडोपोडियोस्पोर्स बोल सकते हैं, माइन्यूट अमीबा बोल सकते हैं, अमीबी बोल सकते हैं। लेकिन उस प्रोसेस को, जब वो फटेगा और उसमें से बहुत सारे अमीबा निकलेंगे, तो उसे हम स्पोर्यूलेशन कहेंगे। ओके, आज का टॉपिक मैं आप लोग को यहीं तक दे रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के पास बहुत सारा पढ़ने के लिए हो जाएगा, और आपको समझ में आना भी ज़रूरी है। तो आज का टॉपिक हम यहीं तक ख़त्म करते हैं। एक दिन के बाद आप पढ़ लीजिए आराम से, कॉपी में नोट्स बना लीजिए, समझ लीजिए, और कोई डाउट हो तो आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, और नेक्स्ट एक दिन के बाद नेक्स्ट मैं आपको फिर से ये टॉपिक क्वेश्चंस के साथ पूछूंगी, और साथ में आगे के टॉपिक्स एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू। अब मैं देखूं मैंने कैसा करना। पॉज हो गया ना।